कैम सीरीज 2021 के अंदर थर्ड या तीसरी क्लास हमने जो ली थी, उस तीसरी क्लास के अंदर सेकेंड हाफ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। ये टॉपिक आपके नए सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है और यह वास्तव में मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसके पृथक्करण और पदार्थों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर जो जो विधियां सामान्यतः प्रयुक्त की जाती हैं, उन विधियों को लेकर हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर पहली विधि आपको दे रखी है निथारना या तलछट या सेडिमेंटेशन। निथारना, तलछट या सेडिमेंटेशन। और ये विधि वास्तव में हमेशा ध्यान रखना है कौन से मिश्रण है, कौन से मिश्रण के अंदर अवयव हैं जिनको पृथक करना है, उसके लिए मिश्रण की प्रकृति के अनुसार अलग अलग विधियां पृथक्करण और अवयवों के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है निथारना या तलछट वास्तव में निलंबन का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया है और इसमें जल से रेत के कणों को पृथक करना हो तब हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि रेत के कण जो जल में उपस्थित है उनका आकार कोलोइडी कणों से बड़ा होता है और ऐसी स्थिति के अंदर यदि उस रेत युक्त जल को स्थिर रख दिया जाए तो बड़े आकार के रेत के कण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव द्वारा एकत्रित होकर के पृथक हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन या तलछट कहते हैं और ये जैसे ही सेडिमेंट या पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं उसके बाद में स्वच्छ जल जो ऊपर है उसको हम निथार करके पृथक कर देते हैं और यही शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो सिंपल है, निलंबन का शुद्धिकरण निथारने की क्रिया के द्वारा किया जाता है, जैसे रेत से जल के कणों को पृथक करना, ये इस विधि का एग्जाम्पल है। कणों के आकार के आधार पर विलय का या कणों के आकार या विलय के आकार के आधार पर अगर हम प्रदर्शित करें तो निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा और विलयन के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। और अगर क्रम देखा जाए तो ये 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं और अगर मीटर में प्रदर्शित किए जाएं तो इनके अंदर हम 100 का भाग दे देते हैं और ये मान आता है आपके कोलोइड कणों के लिए 10⁻⁹ से 10⁻⁻6 मीटर तक हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और ऐसी स्थिति में इससे बड़े आकार के जो कण हैं उनको हम निलंबन और इससे छोटे आकार के जो कण हैं उनको हमेशा विलयन कहा जाता है। और यहाँ पर हम निलंबन के कणों को हम निथारने की प्रक्रिया के द्वारा पृथक करते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण द्वारा यह कण नीचे तल में बैठ जाते हैं और निथार करके ऊपर का द्रव पृथक कर दिया जाता है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें, सेकंड विधि है जिसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन या छानना। छान करके हटाने की प्रक्रिया, सामान्यतः ये विधि दैनिक जीवन के अंदर बहुत अधिक प्रयुक्त की जाती है। छानना, जिसमें एक पदार्थ के अंदर मिक्स हुए दूसरे पदार्थ को पृथक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर विलायक में अघुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए अगर कोई विलयन है या विलायक है जिसमें अघुलनशील पदार्थ उपस्थित है, उसको यदि हमें हटाना है तो हम उसको छानने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जैसे बनी हुई चाय में से चाय पत्ती को हटाना है तो उसको हटाने के लिए हम छानने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और इसमें छानने के लिए हम छलनी का उपयोग कर सकते हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर का उपयोग कर सकते हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल अर्थात अति सूक्ष्म निस्यंदन की प्रक्रिया हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के द्वारा करते हैं और इनके अंदर हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल द्वारा सामान्यतः कोलोइडों को शुद्ध किया जाता है। बाकी हम सामान्य अवक्षेपों को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग करते हैं। यदि हम धातु धनायनों को या धनायनों के मात्रा गुणात्मक विश्लेषण की बात करें तो भस्मीय मूलकों के परीक्षण के लिए या उनके परीक्षण की प्रक्रिया के अंदर अलग अलग वर्गों में जो अवक्षेप प्राप्त होते हैं उन अवक्षेपों को छान करके पृथक किया जाता है, जिसमें हम सामान्य फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से घरों में भी छलनी की सहायता से बड़े और छोटे आकार के कणों को भी छान कर पृथक किया जाता है। अवक्षेप को छानकर विलायक से पृथक करते हैं, ये सामान्य छानने की प्रक्रिया के अंदर प्रयुक्त किया जाता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यदि स्कंदन की प्रक्रिया हो रखी है तो स्कंदित पदार्थ को पृथक करने के लिए भी हम छानने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जैसे दूध कोलोइड है और कोलोइड में यदि इस दूध के अंदर यदि नींबू मिला दिया जाए या एसिड मिला दिया जाए तो यह दूध अपने अंदर उपस्थित केसिन प्रोटीन को पृथक कर देता है, स्कंदित करके अलग कर देता है और जैसे स्कंदित पदार्थ है उसको हम छानने की प्रक्रिया द्वारा पृथक करके
पनीर के रूप में परिवर्तित या उपयोग में लेते हैं। तो अर्थात अवक्षेप है तो भी हम छानने के लिए, स्कंदित पदार्थ है तो भी उसको छानने के लिए हम इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, या फिर विलायक में कोई अघुलनशील पदार्थ है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुरुत्व पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरुत्व पृथक्करण विधि सामान्यतः घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। डेंसिटी के अनुसार हम पदार्थों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। डेंसिटी का मतलब है पदार्थ जिसमें उच्च घनत्व युक्त पदार्थ है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, इसलिए वो पेंदे में रहेगा, और कम घनत्व युक्त पदार्थ हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर। तो जैसे गेहूं से छिलके यदि हटाने हैं तो हम इसके लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं, या हवा के बहाव के अंदर भी हम अलग अलग घनत्व के पदार्थों को अलग करने के लिए हवा के बहाव का भी उपयोग करते हैं, वो भी वास्तव में गुरुत्व पृथक्करण प्रक्रिया ही है। तो उच्च घनत्व के पदार्थों के साथ उपस्थित निम्न घनत्व के पदार्थ जल के बहाव में बहाकर या फिर हवा में उड़ाकर शुद्ध करने की प्रक्रिया की जाती है। और इस प्रक्रिया के अंदर हम गेहूं से छिलकों का पृथक्करण करते हैं और रेत से सोने के कणों का। तो गोल्ड पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी रेत के कणों से या रेत के बारीक कणों से भी अधिक होती है, ऐसी स्थिति में इन सोने के सूक्ष्म कणों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। आपने जहां पर सोने के निर्माण या उसकी जो सोने के पिघलाने की प्रक्रिया के द्वारा जहां गहने बनाए जाते हैं उनके आसपास के क्षेत्र को इकट्ठा करके या क्षेत्र के अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको एकत्रित करके उसमें पानी मिला करके भी गुरुत्व पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा अधिक घनत्व युक्त सोने के कणों को उसके साथ उपस्थित रेत के कणों को पानी के बहाव के साथ बहा करके पृथक करके हम गोल्ड के सूक्ष्म पार्टिकल वहां से पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो प्रक्रिया देखें, गुरुत्व पृथक्करण किन पदार्थों के पृथक्करण में काम आता है? उच्च घनत्व के पदार्थों को निम्न घनत्व के पदार्थों से पृथक करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में प्रदर्शित करें तो गेहूं से छिलके पृथक करने के लिए और रेत के साथ उपस्थित सोने के कणों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ तीसरी विधि आती है चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड वास्तव में एक चुंबकीय पदार्थ के साथ उपस्थित दूसरे अचुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। या फिर एक चुंबकीय पदार्थ में एक से अधिक अचुंबकीय पदार्थ उपस्थित है तो भी हम चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक करने के लिए इस विधि को काम में लेते हैं। लोहे के कणों को अगर चारकोल से या गंधक के चूर्ण से या रेत के अंदर यदि लोहे के कण उपस्थित हैं या लोहे की कोई भी चीज रेत के अंदर कहीं गिर गई है तो उसको हटाने के लिए पृथक करने के लिए हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। और उसमें जो प्रयुक्त किया जाता है वो है चुंबक, क्योंकि लोहे के कण चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह चुंबक लोहे के कणों को आकर्षित करके उस मिश्रण में से इन पदार्थों को या चुंबकीय पदार्थों को अलग कर देता है, जिसमें लोहे के कण चुंबक पर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं और शेष अचुंबकीय पदार्थ है ये पृथक हो जाता है। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि अयस्क में जो आधात्री है, अयस्क और आधात्री जिनमें कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो, चाहे आधात्री चुंबकीय हो और अगर अयस्क अचुंबकीय हो तो पृथक करने के लिए, या फिर अयस्क दिया गया है वो चुंबकीय प्रकृति का है, आधात्री अचुंबकीय है तो भी हम इनको पृथक करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक चुंबकीय प्रकृति का है तो दूसरे पदार्थ को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। और अगर आप प्रदर्शित करें इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर आता है टिन ऑक्साइड SnO2 जो कहलाता है कैसीटेराइट। और कैसीटेराइट से, और इसमें जो आधात्री उपस्थित है ये तो है अयस्क, ये अयस्क है, और इससे यदि वोल्फ्रेमाइट आधात्री अलग करना हो, वोल्फ्रेमाइट आधात्री यदि अलग करना हो तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। और वोल्फ्रेमाइट है FeWO4 और ये चुंबकीय प्रकृति का आधात्री है, और चुंबकीय प्रकृति के इस आधात्री को हटाने के लिए
हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो चुंबकीय आधात्री कौन सा है? वोल्फ्रेमाइट। किसके साथ है? कैसिटेराइट अयस्क के साथ में। तो इन दोनों को सांद्रण की प्रक्रिया करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये ध्यान रखें। तो सिंपल, चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ से पृथक करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो पहचान बहुत सरल है। एक भी अगर चुंबकीय पदार्थ है और उसके साथ कोई भी एक या एक से अधिक अचुंबकीय पदार्थ है तो पृथक्करण के लिए ये विधि काम में लेते हैं। लोहे के अयस्क एग्जाम्पल और दिया गया है कि लोहे के अयस्क हेमेटाइट को मिट्टी के कणों से हटाने के लिए, तो जहां पर हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है उसमें मिट्टी के कण काफी होते हैं और उनको चूर्णित करने के बाद रेत के कणों को हटाने के लिए हेमेटाइट को या अयस्क हेमेटाइट को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और इसमें गैंग या आधात्री किसको कहते हैं? तो लोहे के अयस्क हेमेटाइट को मिट्टी के कणों से, जिसे गैंग या आधात्री कहा जाता है, पृथक करने में इस विधि का उपयोग करते हैं। तो हेमेटाइट चुंबकीय अयस्क है, लोहे का अयस्क है इसलिए, और इसके साथ मिट्टी के कण आधात्री अचुंबकीय प्रकृति के हैं, इसको गैंग भी कहा जाता है, उसको हटाने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। और गैंग शब्द सामान्यतः अनुपयोगी पदार्थों के लिए या अनुपयोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, टीन स्टोन अयस्क को चुंबकीय आधात्री वोल्फ्रेमाइट से पृथक करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, जिसमें वोल्फ्रेमाइट यहाँ पर कैसी प्रकृति का है? चुंबकीय प्रकृति का है। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवी विधि, वाष्पीकरण। और वैसे ये वाष्पीकरण प्रक्रिया में आसवन में वाष्पीकरण में थोड़ा सा अंतर है, वो एक बार समझ लें। आसवन शब्द काम में लिया जाता है बराबर वाष्पीकरण, और साथ में दूसरी प्रक्रिया जिसको कहते हैं संघनन। दोनों को सम्मिलित रूप से यदि शब्द के रूप में काम में लेना है तब तो आसवन या डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन या आसवन कहते हैं। लेकिन वाष्पीकरण केवल एक प्रक्रम है जिसमें हम पदार्थ को गर्म करके उसकी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में या वाष्पीकरण और आसवन की प्रक्रिया में अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन से, ध्यान रखना, ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय है अवाष्पशील प्रकृति का है, उससे शुद्ध विलायक पृथक करना हो तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे समुद्री जल का शुद्धिकरण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। वैसे समुद्री जल में का शुद्धिकरण का मतलब है समुद्री जल शुद्ध नहीं कर रहे हैं, समुद्री जल में से शुद्ध जल प्राप्त करना हो तो हम किस विधि का उपयोग करते हैं? वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। तो समुद्री जल, शुद्ध जल प्राप्त करना हो समुद्री जल से तो हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अगर खारा पानी है तो खारे पानी को या खारे पानी में जो अशुद्धियां हैं उससे, या घुली हुई अशुद्धियां जो कि अवाष्पशील प्रकृति की है, उनको हटा करके केवल शुद्ध पानी प्राप्त करना हो तो इसलिए खारे पानी को गर्म करिए, वाष्प बनेगी, उसको संघनित करके पृथक करिए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आसवन, और आसवन की प्रक्रिया द्वारा हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। ये वाष्पीकरण भी होगा और साथ में प्रक्रिया कौन सी होगी? संघनन। एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपको कहा जाए समुद्री जल दिया गया है, उस समुद्री जल से यदि नमक प्राप्त करना हो, सॉल्ट प्राप्त करना हो, तो सॉल्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंदर हम क्या प्रक्रिया काम में लेते हैं? सर्वप्रथम वाष्पीकरण करके हम इसमें उपस्थित नमक या लवण को पृथक करते हैं। तो यहाँ पर हम समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, हम केवल समुद्री जल से जो जल है या उसमें लवण के अलावा अतिरिक्त जल है उसको वाष्पीकृत करके पृथक कर देते हैं। इसके लिए हम बड़ी बड़ी क्यारियों के अंदर जल भर के बहती हवा के साथ में जल वाष्पीकृत होकर पृथक होता रहता है, और पीछे जो ठोस लवण है वह सूखी हुई अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और यदि कहा जाए कि किसी भी विलयन में उपस्थित लवण को
पृथक करना है। तो विलयन में उपस्थित लवण को पृथक करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का भी उपयोग करते हैं, जिसमें वाष्पीकरण पहले करेंगे, संतृप्त विलयन प्राप्त करेंगे, फिर क्रिस्टलीकरण किया जाए। तो इसमें आप कंफ्यूज न हो, प्रश्न पूछा है उसके आधार पर उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपको कहा जाए समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना है, तो हम वाष्पीकरण और संघनन या सम्मिलित रूप से आसवन शब्द का उपयोग करते हैं। इसकी जगह यदि कहा जाए समुद्री जल से नमक पृथक करना है, तो समुद्री जल से नमक पृथक करने के लिए समुद्री जल में अतिरिक्त जल को वाष्पीकृत करके हटा देते हैं। अब वहां पर हम उस वाष्पीकृत हुए जल को वापस एकत्र नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति में केवल वाष्पीकरण हुआ, वाष्प के रूप में जल निष्कासित हो जाएगा और पीछे लवण प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर हम प्रक्रिया केवल कौन सी लेंगे? वाष्पीकरण लेंगे। यदि आपको कहा जाए कि लवण का विलयन है और लवण के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल के रूप में लवण प्राप्त करना है, तो शुद्ध लवण प्राप्त करना हो या खारे विलयन में से लवण पृथक करना हो, तो हम क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न में बदलाव आ रहा है उसी के अनुसार आपको उत्तर भी परिवर्तित करना है, और ऐसे प्रश्न में ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। अब ये क्रिस्टलीकरण कैसे काम में लेंगे, जिसका प्रोसेस आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। संतृप्त विलयन में बीजारोपण करके विलयन के क्रिस्टल निर्मित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को तो हम नाम देते हैं क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण क्या है? सर्वप्रथम जैसे समुद्री जल है, तो समुद्री जल को वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा किसमें बदलते हैं? संतृप्त लवण के विलयन में। फिर उस संतृप्त लवण के विलयन में कई सारे लवण हैं, लेकिन मुझे उसमें से केवल सोडियम क्लोराइड शुद्ध अवस्था में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? उस जो जल है जो कि कैसा है? संतृप्त विलयन है, तो लवण के संतृप्त विलयन में मैं सोडियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टलों को अलग अलग फैलाकर उसके अंदर डाल दूंगा। तो जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल डाले जाएंगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं बीजारोपण। और जैसे ही सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल उस संतृप्त विलयन में पहुंचेंगे, वो केवल अपने चारों ओर सोडियम और क्लोराइड आयनों को एकत्रित करके बड़े आकार के क्रिस्टलों के रूप में क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। और बाकी जो शेष लवण है NaCl के अलावा, वे लवण जल में घुलित अवस्था में उपस्थित रहेंगे। तो संतृप्त कई लवणों के विलयन में से केवल एक लवण को पृथक करना हो, तो हम बीजारोपण की प्रक्रिया के द्वारा पृथक कर सकते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मिश्री का निर्माण जो किया जाता है वो किससे करते हैं? सुक्रोज से, या खाद्य शर्करा जो हम काम में लेते हैं घरों में, उस खाद्य शर्करा को जल में उच्च ताप पर घोल करके संतृप्त विलयन बनाते हैं। और उस संतृप्त विलयन में हम एक धागा लेकर के उसके ऊपर जो शक्कर के कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, उन क्रिस्टलों को धागे के ऊपर चिपका करके हम उस धागे को उस संतृप्त शक्कर के विलयन में डुबोकर छोड़ देते हैं। 12 से 48 घंटे तक छोड़ने पर उस विलयन, संतृप्त विलयन के अंदर जो शर्करा या सुक्रोज के पार्टिकल हैं या सुक्रोज के अणु हैं, वे उस शक्कर के ऊपर जमा होते जाएंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर उस विलयन के अंदर ठोस क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा मिश्री बनती है, और उसी मिश्री को धागे सहित बाहर निकाल देते हैं। विलयन पीछे रह जाएगा और शुद्ध मिश्री प्राप्त हो जाती है। तो अगर शक्कर के अंदर अशुद्धियां हैं और मुझे शुद्ध शक्कर प्राप्त करनी है, तो मिश्री वास्तव में शक्कर का शुद्ध रूप है। इसलिए खाने में अगर शक्कर की जगह मिश्री प्रयुक्त की जाए तो अधिक नुकसान नहीं करती है, और ये शुद्ध रूप के रूप में या शुद्ध रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो शक्कर का शुद्ध रूप क्या है? मिश्री के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। तो अशुद्ध शक्कर, ध्यान रखना इसकी क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में, अशुद्ध शक्कर या जिसको शर्करा कहते हैं का शुद्धिकरण हम क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो ध्यान रखना, किसी अशुद्ध लवण का क्रिस्टलीकरण करके शुद्ध करना, जैसे शक्कर अशुद्ध है, अशुद्ध शक्कर से मैं मिश्री पृथक करना चाहता हूं, तो प्रक्रिया कौन सी काम में ली? अभी बताई थी, ये क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इसी तरीके से समुद्री जल से नमक का पृथक्करण भी यहाँ पर क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर समुद्री जल से नमक का मतलब, यदि मुझे प्योर NaCl प्राप्त करना है या पृथक करना है, तो यहाँ पर हम बीजारोपण की प्रक्रिया द्वारा मिश्री भी प्राप्त करते हैं
और NaCl शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त किया जाता है और अतिरिक्त शुद्धियां हैं वो मात्र द्रव के रूप में पीछे रह जाएगी। अशुद्ध कॉपर सल्फेट, एक और चीज ध्यान रखना, अशुद्ध कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण भी इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो प्रक्रिया क्या होगी, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, सिंपल सा, क्रिस्टलीय लवण है तो जल में या किसी भी विलायक में घुले हुए क्रिस्टलीय लवण को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड का शुद्धिकरण कर सकते हैं, शर्करा का शुद्धिकरण कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलीकरण द्वारा उन पदार्थों का ही शुद्धिकरण किया जा सकता है जो कि आयनिक क्रिस्टलीय प्रकृति के पदार्थ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपकेंद्रण। अगली विधि है अवयवों के पृथक्करण की या मिश्रण के अवयवों को अलग करने की, वो है अपकेंद्र या सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर यदि आपको कहा जाए कि थाली के अंदर या प्लेट के अंदर जल की कुछ बूंदें या कुछ मात्रा में जल डाल करके यदि थाली को गोल एक ही गुरुत्व केंद्र पर, एक ही केंद्र पर यदि घुमाया जाए तो आप देखेंगे कि अंदर रखा हुआ जल है वो उस प्लेट या थाली के किनारे से होते हुए बाहर की ओर फैलता है। तो यहाँ पर किसी भी केंद्र के चारों ओर किसी वस्तु को यदि घुमाया जाए या रोटेट किया जाए या परिक्रमणित किया जाए या परिक्रमण किया जाए तो उसके केंद्र के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं और यह प्रक्रिया अपकेंद्र या सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा भी हम पदार्थों को शुद्ध करते हैं और जिसमें दूध से क्रीम निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दही से मथ करके तो मथनी के द्वारा जो हम मथ कर घी पृथक करते हैं वह प्रक्रिया भी वास्तव में अपकेंद्रणी है, जिसके अंदर मथने की प्रक्रिया में हम जो पदार्थ हैं उनको मथ करके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द्वारा अलग अलग करते हैं और पृथक करते हैं। तो दही से घी पृथक करने के लिए या कपड़ों को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन है उसके अंदर कपड़ों को सुखाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें कपड़े के अंदर उपस्थित साबुन और नमी है वो उसमें पूर्णतः निष्कासित की जाती है। कपड़े सुखाने के लिए ये विधि हम ड्रायर के अंदर काम में लेते हैं। या फिर यदि नमकीन के अंदर से या फ्राई किए हुए नमकीन में अतिरिक्त अगर तेल उपस्थित है तो उस तेल का पृथक्करण भी हम इस अपकेंद्रण की विधि से करते हैं। अर्थात पहले नमकीन को फ्राई कर दिया, फ्राई करने बाद उस नमकीन को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने की जो भाग है उसकी तरह की एक मशीन होती है, उसमें नमकीन को फ्राई किए हुए नमकीन को डाल देते हैं और उसके बाद तीव्रता से उसको मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। तो जितना भी अतिरिक्त अंदर तेल है वह तेल इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया द्वारा जैसे कपड़े से पानी पृथक होता है उसी तरीके से नमकीन से तेल भी पृथक करके हटाया जाता है। तो ये विधि नमकीन या फ्राई किए हुए किसी पदार्थ से अतिरिक्त तेल को निकालने के लिए भी काम में आती है। एक और प्रक्रिया ध्यान दें, रुधिर व मूत्र के परीक्षण में भी इनमें उपस्थित घटकों को पृथक करने के लिए, तो वापस ध्यान देना, रुधिर या मूत्र में उपस्थित घटकों को पृथक करने के लिए या उनका परीक्षण करने के लिए भी हम अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं। एक और आगे आएगा, रुधिर में घुले हुए जो नशे के पदार्थ हैं उन पदार्थों को या ड्रग्स को पृथक करने के लिए हम इस विधि का उपयोग नहीं करते, वहां पर हम वर्ण लेखिकी का या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है, रुधिर और मूत्र का परीक्षण करने के लिए उसमें उपस्थित सभी घटकों को अलग करना हो, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट वगैरह को अलग करना हो, या मूत्र में कोई ठोस पदार्थ वगैरह है या अलग अलग घनत्व के पदार्थ हैं उनको अलग करना हो, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो ये लास्ट में प्रश्न में भी मैं वापस आपको याद दिलाऊंगा। अगला है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि कोई भी ऊर्ध्वपाती पदार्थ दिया गया है तो ऊर्ध्वपाती पदार्थ के साथ में अनऊर्ध्वपाती पदार्थ उपस्थित है तो उन दोनों को पृथक करने की प्रक्रिया हम ऊर्ध्वपातन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्ध्वपाती पदार्थ को शुद्ध करना हो या ऊर्ध्वपाती पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ गुलित अवस्था या उपस्थित है
तो इन दोनों को पृथक करना हो तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। और इसकी शर्त है कि ऊर्ध्वपाती पदार्थ अगर होगा तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। पदार्थ कौन कौन से हैं ऊर्ध्वपाती पदार्थ के रूप में, आप ध्यान रखें। पहला है नौसादर, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। इसके अलावा आयोडीन I2 हो सकता है, इसके अलावा कपूर, इसके अलावा नेप्थलीन। ये सभी पदार्थ कौन से हैं, ये सभी पदार्थ ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं। तो नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजीन वलय के किसी एक कार्बन पर COH जुड़ा है तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड वास्तव में ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो इस तरीके से इन पदार्थों को ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ गर्म किए जाने पर ठोस से सीधे गैस में और गैस को ठंडा करने पर वापस सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं। माध्यमिक द्रव अवस्था इसमें नहीं होती, इसलिए इनको ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों को शुद्ध करना हो या इन पदार्थों को किसी अन्य पदार्थों से पृथक करना हो तब हम ऊर्ध्वपातन विधि या सब्लिमेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इन सभी के नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें और इन नाम के आधार पर ही आप पहचान जाएंगे कि इनका शुद्धिकरण करना है तो हम इस विधि का उपयोग करेंगे। ठोस का सीधे वाष्प में तथा वाष्प का सीधे ठोस में अंतः परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, जैसे नौसादर है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है जो कि कृत्रिम बर्फबारी करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अवाष्पशील पदार्थों से ऊर्ध्वपाती पदार्थों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अवाष्पशील पदार्थ से ऊर्ध्वपाती पदार्थ अलग करना हो, जैसे NaCl के साथ में आपको नौसादर दे रखी हो या NaCl के साथ में कपूर या NaCl के साथ में आयोडीन उपस्थित है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है NH4Cl और NaCl का पृथक्करण। अच्छी तरह से ध्यान रखना, NH4Cl को कहते हैं नौसादर और NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर NaCl अवाष्पशील पदार्थ है और NH4Cl ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। तो इनको हम अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, साधारण के रूप में ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये लिखा है NaCl को कहते हैं साधारण नमक, NH4Cl को नौसादर। इनका पृथक्करण करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि काम में लेते। नेक्स्ट विधि और बात करें वर्णलेखी की, क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही आधुनिक तकनीक है और सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को भी पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सटीकता से पदार्थों को पृथक किया जाता है। तो क्या है, एक ही विलायक में घुले हुए, अच्छी तरह से ध्यान रखना, विलायक एक ही होगा। एक ही विलायक में घुले हुए दो या अधिक पदार्थों को यदि अलग करना है, और घुले हुए विलायक में घुले हुए, इसका मतलब ये क्या होंगे, विलयन होगा, विलयन होना चाहिए। तो एक ही विलायक में घुले हुए दो या दो से अधिक पदार्थों को पृथक करने के लिए वर्णलेखी या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंजकों को उदाहरण के रूप में लिखा, पहला है यहाँ पर प्राकृतिक रंजकों को पृथक करने के लिए, जैसे आपने पढ़ रखा है कि पालक की पत्ती में उपस्थित जो विभिन्न रंजक है, चाहे जेंथोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इनको यदि पृथक करना हो तो हम वहां पर वर्णलेखी या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अभी मैंने बताया भी था कि रक्त से नशीले पदार्थ हटाने या पृथक करने हैं तब तो हम किसका उपयोग करते हैं, वर्णलेखी का। लेकिन यदि रक्त का आपको रक्त में उपस्थित सभी पदार्थों को अलग अलग करना है या उनकी पहचान करनी है या उनका परीक्षण करना है, तब हम किसका उपयोग करते हैं, इससे पीछे वाली अपकेंद्रण विधि काम में लेते हैं। तो मूत्र और रुधिर के पृथक पदार्थ, उसमें उपस्थित पदार्थों को पृथक करने के लिए हम पहले दी गई विधि का उपयोग करते हैं जिसको अपकेंद्रण कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम नशीले पदार्थ हटाना चाह रहे हैं रुधिर से, तो हम केवल क्रोमेटोग्राफी काम में लेंगे। ऐसे ही अमीनो अम्लों के पृथक्करण के लिए, अगर आप अमीनो अम्लों का आपको मिश्रण दिया गया है और उन मिश्रण से यदि आपको कहे सभी एमिनो अम्ल पृथक करिए, तो हम उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो कई अमीनो अम्लों के मिश्रण
से सभी अलग अलग अमीनो अम्लों को पृथक करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि की सहायता से ही पता चला कि प्रोटीन के अंदर कुल मिलाकर 20 या उससे अधिक प्रकार के एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। उन सभी एमिनो अम्लों को हम एक साथ क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पृथक कर सकते हैं। सिद्धांत में अभी बताता हूं। इसके अलावा लाल और काली शाही का मिश्रण रंजक का मिश्रण ही है ये, और से दोनों रंजकों को अलग अलग करना हो तो काली और लाल शाही का जो मिश्रण है उस मिश्रण में काली और लाल शाही को अलग अलग करना हो तब भी हम इस क्रोमेटोग्राफी मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जो कि सटीकता से दोनों वर्णकों को पृथक पृथक करने में सक्षम है। नेक्स्ट है सिद्धांत, आपके इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धांत है कि अधिशोषण की दर में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक या शुद्ध करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वर्णलेखिकी कहलाती। तो आप में अंतर क्या होगा? जितने पदार्थ अलग अलग हो रहे हैं उनमें अंतर किस में होगा? अधिशोषण की दर में अंतर होगा। तो किसी निश्चित अधिशोषक पर दिए गए पदार्थों के अधिशोषण की दर में अंतर के आधार पर पदार्थों को पृथक किया जाता है और उसी विधि को हम क्या नाम देते हैं? वर्णलेखिकी कहते हैं। अब वर्णलेखिकी वैसे कई प्रकार की है। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी भी आती है जिसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी अब आती है, HPLC वगैरह कई सारी क्रोमेटोग्राफीज हैं। लेकिन अपने यहाँ दो इम्पोर्टेंट है। एक तो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम सिलिका जेल का कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम की सहायता से या एल्यूमिना जेल का कॉलम बनाते हैं। उस कॉलम पर विभिन्न अधिशोषण की दर वाले पदार्थों का मिश्रण एक ही विलायक में है, उसको ऊपर से डाल करके और उसके बाद विलायक ऊपर बूंद बूंद करके गिराया जाता है तो सारे पदार्थ अधिशोषण की दर के अनुसार पृथक पृथक हो जाते हैं। या फिर इसकी जगह हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी लेते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी पदार्थों के मिश्रण को हम पेपर के ऊपर रख देते हैं। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं नीचे पेट्री डिश के अंदर पदार्थ रख रहा हूँ, विलायक रख रहा हूँ। ये पेट्री डिश में विलायक है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ पदार्थों के मिश्रण का डॉट है जो स्टार्ट पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर यहाँ तक ये पदार्थ या पेपर जो है क्रोमेटोग्राफी पेपर है वो डूबा हुआ है पानी में, और ये पदार्थ जो दिया गया है ये थोड़ा सा इससे ऊपर रहना चाहिए। मतलब ये डॉट पानी में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह पूरे विलयन के अंदर ये घुल जाएगा। तो थोड़ा सा डॉट ऊपर रखें आधार लाइन से, और उसके बाद केसी का नली प्रभाव से जैसे ही विलायक ऊपर चढ़ेगा तो ये इस डॉट के अंदर ये इसमें जो अलग अलग रंजक हैं उनका मिश्रण है, उन मिश्रणों को लेकर के विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है। तो एक इसमें से रंजक मान लो यहाँ पहुँच गया, दूसरा रंजक यहाँ पहुँच गया, तीसरा रंजक यहाँ पहुँच गया और विलायक यहाँ तक पहुँच गया। तो विलायक यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा और रंजक के रूप पहुँचा कहाँ से? पहला रंजक यहाँ तक पहुँचा, दूसरा रंजक यहाँ तक पहुँचा, तीसरा उसके ऊपर। तो यहाँ पर प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करें तो पदार्थ के द्वारा तय की गई दूरी को x से और विलायक द्वारा तय की गई दूरी को यदि y से प्रदर्शित किया जाए तो x बटा y का अनुपात ही क्या कहलाता है? मंदता मान कहलाता है या रिटार्डेशन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन फैक्टर या मंदता कारक कहलाता है। और यहाँ पर विलेय द्वारा तय की गई दूरी, विलेय ये वाला है, पहला विलेय, दूसरा विलेय, तीसरा विलेय। तो किसी भी एक विलेय द्वारा तय की गई दूरी बटा पूरे विलायक द्वारा तय की गई दूरी, इन दोनों के अनुपात को, तो विलेय द्वारा तय की गई दूरी और विलायक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात जो x बटा y है, यही RF मान के रूप में प्रदर्शित होता है। और RF मान जितना कम होगा पदार्थ की अधिशोषण दर उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो सबसे नीचे पदार्थ है अर्थात इसकी अधिशोषण दर ज्यादा है, जो ऊपर की ओर ज्यादा बढ़ गया है उसकी अधिशोषण की दर कम है। तो जैसे जैसे पदार्थ ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा उसकी अधिशोषण दर घटती जाएगी, और जो पदार्थ सबसे नीचे तक गया है या सबसे नीचे उपस्थित है, कम ऊंचाई तक पहुंचा है, उसके अधिशोषण की दर सबसे अधिक है। तो मंदता कारक का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी पर। पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी जितनी कम होगी मंदता कारक उतना ही क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। और अगर पदार्थ अधिक दूरी तय करता है तो मंदता कारक का मान उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक। और अगर अधिशोषण का कहा जाए तो मंदता कारक अधिशोषण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रक्रिया ध्यान रखना, ऊपर वाले में हमेशा ही y का मान x से अधिक होगा, अर्थात विलायक द्वारा तय की गई दूरी विलेय द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगी। ऐसी स्थिति में RF का मान हमेशा इकाई से क्या होगा, कम, क्योंकि x कम है, ज्यादा का मान भाग दे रहे हैं तो RF कटकर क्या होगा, इकाई से कम हो जाए। तो RF हमेशा इकाई से कम ही रहता है। दूसरी चीज, अधिशोषण दर की बात की जाए तो ये RF के व्युत्क्रमानुपाती है। अधिशोषण की दर जितनी ज्यादा होगी, किसके, विलेय के कागज पर या क्रोमेटोग्राफी पेपर पर अधिशोषण की दर जितनी ज्यादा है उसका RF मान उतना ही कम आएगा। और इसी रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अधिशोषण की दर ज्यादा है तो RF मान कम होगा, और अगर RF मान ज्यादा है तो अधिशोषण की दर हमेशा ही अधिक होगी। तो यहां पर इस पदार्थ के अधिशोषण की दर ज्यादा है तो उसका RF मान क्या होगा, कम होगा। इसकी अधिशोषण दर कम है तो ऐसी स्थिति में RF मान क्या होगा, RF मान अधिक होगा। इसका RF मान क्या होगा, कम होगा। तो इसी रूप में हम इसको दर्शाते हैं। तो वापस देखना, क्रोमेटोग्राफी पेपर या किसी भी अधिशोषक पर विलेय के अधिशोषण की दर में अंतर के आधार पर विलेय का पृथक्करण करने की प्रक्रिया या विभिन्न प्रकार के घुलनशील पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। और क्रोमेटोग्राफी में विलायक द्वारा तय की गई दूरी और विलेय द्वारा तय की गई दूरी, ये विलेय द्वारा तय की गई दूरी तथा विलायक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात मंदता कारक या रिटार्डेशन फैक्टर कहलाता है। रिटार्डेशन फैक्टर का मान जितना ज्यादा होता है पदार्थ के अधिशोषण की दर उतनी ही कम होती है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये क्रोमेटोग्राफी द्वारा या वर्णलेखिकी द्वारा भी हम सटीकता से विभिन्न मिश्रणों में से उपस्थित अधिशोषण की दर में अंतर के आधार पर विलेय पदार्थों को पृथक करते हैं। और सामान्यतः एक ही विलायक में घुले हुए विभिन्न विलेय को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आसवन। ये हमने वाष्पीकरण के साथ बताया भी था कि वाष्पीकरण और संघनन सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, आसवन। और यहाँ पर दो मिश्रणीय द्रवों, तो अर्थात ऐसे द्रव जो आपस में एक दूसरे में क्या है, घुले हुए हैं। तो मिश्रणीय द्रवों, जो कि पूर्ण मिश्रणीय द्रव की बात कर रहे हैं, वो ध्यान रखना। दो कैसे लेने हैं, पूर्ण मिश्रणीय द्रव, आंशिक नहीं होने चाहिए। तो दो पूर्ण मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए यह विधि काम में ली जाती है, अर्थात आसवन विधि काम में ली जाती है। और आसवन विधि कितने टाइप की है, 4 प्रकार की है। पहली है साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भापी आसवन और निम्न दाब पर आसवन। सिंपल, फ्रैक्शनल, स्टीम एंड लो प्रेशर डिस्टिलेशन कहलाते हैं। ये 4 आसवन की विधियां है और उनमें से एक एक का हम वर्णन करते हैं। पहली है साधारण आसवन। साधारण आसवन कब काम में लेना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 केल्विन से 25 केल्विन या ज्यादा अंतर के जो क्वथनांक युक्त द्रव हैं, अर्थात ऐसे दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म जिनमें दोनों द्रवों के क्वथनांकों में 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 से 25 केल्विन क्वथनांक में अंतर होता है या इससे ज्यादा का अंतर होता है, उन द्रवों को पृथक करने के लिए साधारण आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया द्वारा पदार्थों को पृथक करते हैं। ठीक है, तो जैसे एसीटोन से जल को यदि पृथक करना हो, एसीटोन और जल दिया गया है। एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के मध्य अंतर 44 डिग्री सेंटीग्रेड का है, अर्थात 25 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का अंतर है। 15 से भी ज़्यादा का होगा तो भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मेथिल अल्कोहल से जल का पृथक्करण करना हो तो मेथिल अल्कोहल, यहाँ ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल नहीं लेना है, मेथिल अल्कोहल लेना है। कौन सा, CH3OH लेना है।
CH3OH मैथिल एल्कोहल लेना है, उसमें जल उपस्थित है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। और अगर पूर्ण मिश्रणीय है तो हम इनके पृथक्करण के लिए इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब पूर्ण मिश्रणीय में भी कौन से पदार्थ या विलयन लेने हैं, सामान्यतः आदर्श विलयन लेने हैं, तभी ये विधि काम में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आदर्श विलयन होने चाहिए, पूर्ण मिश्रणीय होने चाहिए, तभी हम आसवन की विधि का उपयोग करते हैं। और यदि यहाँ पर अनादर्श विलयन है तो हम दोनों पदार्थों को या दोनों द्रवों को जो आपस में पूर्णतः घुलनशील है पृथक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एज़ोट्रोपिक मिश्रण का निर्माण हो जाता है या स्थिर क्वाथी मिश्रण निर्मित होता है। और तो यहाँ पे मैथिल अल्कोहल और जल है तो हम उसको इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। लेकिन यदि इसकी जगह एथिल अल्कोहल और जल दिया है तो इसको हम शुद्ध रूप से दोनों पदार्थों को पृथक नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर ये विधि अर्थात साधारण आसवन विधि द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। और यदि आपको इनकी डिटेल पढ़नी है तो यहाँ पर मैंने बीएससी के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर है, उस सॉल्यूशन के अंदर स्थिर क्वाथी मिश्रण को डिटेल के अंदर ले रखा है। तो परम रसायन के अंदर ही बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो विलयन के चैप्टर के अंदर स्थिर क्वाथी प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ काम में लेते हैं और इसकी वजह से कौन से पदार्थों को पृथक किया जा सकता है और किन पदार्थों को पृथक नहीं कर सकते हैं, वो सारी विलयन वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक तो क्वथनांक का अंतर ध्यान रखना है। 15 से उच्च क्वथनांक के अंतर वाले सभी द्रवों को, पूर्ण मिश्रणीय द्रवों को, आदर्श विलयनों को पृथक करने के लिए हम यहाँ पर आसवन विधि का उपयोग, साधारण आसवन विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि इसकी जगह प्रभाजी आसवन की बात करें तो प्रभाजी आसवन कौन सा होगा, यहाँ पर भी पूर्ण मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए ही प्रभाजी आसवन काम में आता है। तो सेम द्रव मिश्रण है, पूर्ण मिश्रणीय द्रव का युग्म है, उनको पृथक करने के लिए दोनों द्रवों के क्वथनांकों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर है, तो हम उनको इस विधि के या प्रभाजी आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये आपको ध्यान रखना है, क्रूड पेट्रोलियम से स्नेहक तेल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो या मोम हो या डामर हो, इन सभी को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। इसकी जगह गैसों के मिश्रण से गैसों को पृथक करना हो, जैसे उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण में से सभी उत्कृष्ट गैसों को, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि गैसों का मिश्रण है, उन मिश्रण में से गैसों को अलग अलग करना हो, तब भी हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन और हीलियम। अगर इनको पृथक करना हो तो इनके पृथक्करण के अंदर इनका क्रम क्या रहेगा, इनमें सबसे पहले प्रभाज के रूप में प्राप्त होगा हीलियम प्रथम प्रभाज के रूप में, और उसके बाद में नियोन दूसरे प्रभाज के रूप में। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन के क्रम के अंदर प्रभाज प्राप्त होंगे। अगर कहा जाए तीसरा प्रभाज कौन सा होगा, तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन में किसके, उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण के प्रभाजी आसवन में तीसरा प्रभाज कौन सा प्राप्त होगा, तो तीसरा प्रभाज हीलियम के बाद आर्गन आता है, तो आर्गन तीसरे प्रभाज के रूप में प्राप्त होगा। इसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, और तीसरा फ्रैक्शन कहा जाए तब भी आर्गन ही आंसर आएगा। वायु से गैसों का पृथक्करण, वायु में चूंकि आधिक्य में नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन है, इनका यदि पृथक्करण करना हो तब भी हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और ये प्रक्रिया वापस ऑक्सीजन और ऑक्साइड आपके चैप्टर के अंदर दे रखा है सिलेबस में, तो वो टॉपिक हम लेंगे, तो वहाँ पर ये सेपरेशन प्रोसेस में नाइट्रोजन का पृथक्करण और ऑक्सीजन का पृथक्करण, ये दोनों प्रक्रिया आएगी, और वहाँ पर हम वायु से इन मिश्रित गैसों को पृथक करने के लिए भी प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट है तीसरा भापीय आसवन, या इसको कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। और यहाँ पर पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए, वापिस सेम है, ये तीसरा आसवन है, इसमें भी पूर्ण मिश्रणीय द्रव पृथक करने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो मिश्रणीय द्रव था, यहाँ पर आपके क्या है, अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना है। अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए भापीय आसवन विधि काम में लेते हैं। और इसके अलावा क्या क्या चीज होनी चाहिए, पहला तो हो गया पूर्ण अमिश्रणीय द्रव होने चाहिए, दूसरा होना चाहिए जो भी यहां पर हम विलायक पृथक कर रहे हैं वह द्रव जल में अविलय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अविलय, तब भी हम भाप आसवन से उसको पृथक कर सकते हैं। तीसरा आता है द्रव भाप के साथ वाष्पशील होना चाहिए। अगर दिया गया द्रव भाप के साथ वाष्पशील है तो हम भापीय आसवन विधि से उसको शुद्ध कर सकते हैं। और अगला आता है लास्ट में, जो भी द्रव दिया गया है, द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत होकर पृथक होता है। वाष्पीकृत होकर पृथक होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया आप ध्यान रखें। भापीय आसवन विधि कहाँ काम आती है, दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रव युग्म है, उनमें से किसी एक पदार्थ को, जो कि जल के अतिरिक्त पदार्थ है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए ये विधि काम में आती है। शर्त क्या है इस विधि की, पहले तो शर्त है कि दिया गया पदार्थ जिसको शुद्ध कर रहे हैं वो जल में पूर्ण अमिश्रणीय होना चाहिए। नंबर 2, वह द्रव भाप के साथ में वाष्पशील होना चाहिए। तीसरा है द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत होता है और उसी वाष्पीकृत होकर के फिर वो वाष्प के रूप में संघनित होकर पृथक हो जाता है। तो यहाँ पर पृथक्करण क्वथनांक से कम ताप पर होता है। और एक और प्रक्रिया हम इसमें ध्यान देते हैं, वो ये है कि जिस द्रव को हम शुद्ध कर रहे हैं, द्रव अपने क्वथनांक पर विघटित होता है। तो ऐसे द्रव जो अपने क्वथनांक पर विघटित होते हैं, जल में अमिश्रणीय होते हैं, अपने क्वथनांक से निम्न क्वथनांक पर वाष्पीकृत कर सकते हैं, भाप के साथ वाष्पीकृत हो सकते हैं, इन द्रवों का शुद्धिकरण इस विधि से किया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक ही है, एनिलीन का शुद्धिकरण। तो एनिलीन का शुद्धिकरण हम इस विधि से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रक्रिया काम की है। तो एनिलीन का शुद्धिकरण हम कौन सी विधि से करते हैं, भाप आसवन विधि से करते हैं। और लास्ट है निम्न दाब पर आसवन। और निम्न दाब पर आसवन में हम ऐसे पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं जो कि, तो इसमें हम शुद्धिकरण के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेंगे, शुद्धिकरण के लिए ऐसा पदार्थ काम में लेते हैं जो क्वथनांक पर विघटित होता है। क्वथनांक पर विघटित होने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, पदार्थ जो भी लिया जा रहा है एक तो विघटित होगा, उन्हीं पदार्थों को निम्न दाब पर आसवन की विधि से पृथक करते हैं। और यहां पर जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेंट लाई किसे कहते हैं, ये है साबुन निर्माण के बाद, साबुन निर्माण या पृथक करने के बाद बचा मातृद्रव क्या कहलाता है, स्पेंट लाई। और स्पेंट लाई के अंदर होता है ग्लिसरीन। तो स्पेंट लाई से ग्लिसरीन पृथक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इस विधि का उपयोग करते हैं। तो दो एग्जाम्पल सिर्फ सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। पहला,
स्पेंट लाई से ग्लिसरीन पृथक करने के लिए निम्न दाब पर आसवन विधि, और एनिलीन का शुद्धिकरण करने के लिए हम भापी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। भापी आसवन विधि में भी पदार्थ अपने क्वथनांक से निम्न क्वथनांक पर वाष्पीकृत होता है, वैसे ही निम्न दाब पर आसवन में भी जो पदार्थ हम शुद्ध कर रहे हैं वो अपने क्वथनांक से कम क्वथनांक पर पृथक होता है। और स्पेंट लाई से हम क्या करते हैं, स्पेंट लाई में उपस्थित अतिरिक्त जल को हम निम्न दाब की आसवन की विधि द्वारा पृथक कर देते हैं और शेष विलयन के या मिश्रण के रूप में ग्लिसरीन प्राप्त होती है। क्लियर है? तो यही दोनों विधियां, 4 आसवन की विधियां इंपॉर्टेंट है और इसी रूप में आपको इसका उत्तर लिखना। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन सी विधि से किसका शुद्धिकरण, कौन सी विधि से किसका पृथक्करण किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं और ये अंतिम विधि है जिसमें मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण के लिए या फिर शुद्धिकरण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है और इस विधि का नाम है निष्कर्षण, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन विधि क्या है, देखिए, 2 पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के मध्य विलेय का वितरण विधि द्वारा पृथक्करण करना हो तो उसे हम निष्कर्षण कहते हैं। तो 2 पूर्ण अमिश्रणीय द्रव, इसी तरीके से जैसे भापी आसवन में भी जिस द्रव को शुद्ध कर रहे हैं वो जल में पूर्ण अमिश्रणीय होता है, और यहाँ पर भी हम 2 पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों के मध्य विलेय के वितरण विधि द्वारा पृथक्करण करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। और यह प्रक्रिया नर्न्स्ट वितरण नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? नर्न्स्ट वितरण नियम पर। इसका एग्जाम्पल देखें, आयोडीन का जल से निष्कर्षण करने हेतु, अर्थात जल में आयोडीन घुली हुई है, इसमें से आयोडीन बाहर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जल के साथ एक ऐसे द्रव को मिलाएंगे जो जल में पूर्णतः अमिश्रणीय होता है। उस कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल में मिलाएंगे तो ये पूर्णतः क्या है, अमिश्रणीय। लेकिन यदि आयोडीन की बात की जाए तो जल की बजाय आयोडीन CCl4 के अंदर अधिक घुलनशील होती है या अधिक मिश्रणीय विलयशील होती है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में नहीं घुल रहा है, लेकिन जल में उपस्थित आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में आसानी से घुल रही है। तो दोनों द्रवों को लेकर अच्छी तरह से हिला दिया जाए तो आयोडीन सारी की सारी, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा घुलनशील है, तो जलीय विलायक में से पृथक होकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में घुल जाएगी। और ऐसी स्थिति में चूंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और जल पूर्ण मिश्रणीय नहीं है तो इन दोनों को हम अलग अलग पृथककारी कीप द्वारा पृथक करके फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को वाष्पीकृत करके शुद्ध आयोडीन प्राप्त करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें हम पृथककारी कीप का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे पृथक करने के लिए ये तरीका है, हमारे पास में जल है, जल के अंदर उपस्थित है आयोडीन। अब आपको कहा है जल में उपस्थित आयोडीन को पृथक करिए, तो हम इसको जल को उबाल करके या जल को वाष्पीकृत करके आयोडीन में से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडीन ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। इसलिए जल में से आयोडीन हटानी हो तो क्या तरीका काम में लेंगे, हम इस आयोडीन युक्त जल के अंदर अलग से कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसकी जगह हम कार्बन डाइसल्फाइड या इसकी जगह हम बेंजीन ले सकते हैं। ये सभी कार्बनिक विलायक हैं। आयोडीन इनमें जल की तुलना में कई गुना ज़्यादा घुलनशील होती है। तो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया, फिर इन दोनों को अच्छी तरह से पैक करके हिलाते हैं, जिससे इसमें उपस्थित आयोडीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड में या CH2 या बेंजीन में ज़्यादा घुलनशील है, तो इसलिए पानी को परत को छोड़कर कहाँ आ जाएगी, ऊपर वाले कार्बनिक परत में आ जाएगी। फिर इन दोनों परतों को हम पृथककारी कीप से अलग करते हैं और अलग करने के बाद में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की या ऊपर वाली जो कार्बनिक विलायक जल की अतिरिक्त जो परत है उसमें उपस्थित आयोडीन को हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो कार्बनिक द्रव है उसको हटा देंगे और फिर आयोडीन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम जल में घुलित आयोडीन को पृथक करने, प्रक्रिया ध्यान रखना, जल में घुलित आयोडीन को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो आप गलती न करें कि आयोडीन चूंकि ऊर्ध्वपाती है तो हम ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक कर सकते हैं, नहीं कर सकते,
तो यहाँ पर चूंकि जल में घुलित आयोडीन है, अगर सूखी आयोडीन या ठोस आयोडीन किसी अन्य ठोस पदार्थ के साथ होती तो ऊर्ध्वपातन काम में लेती, लेकिन जल में घुलित अवस्था में ऊर्ध्वपाती पदार्थ है तो उसको हटाने के लिए हम निष्कर्षण विधि का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और पृथककारी कीप क्या है? पृथककारी कीप इस तरह का एक कीप होता है और इस कीप के अंदर यहाँ पर टैप टूटी लगी होती है। हम जिन पदार्थों को पृथक करना चाहते हैं उन पदार्थों को इसमें डाल दीजिए और उसके बाद में इस टैप को खोल करके नीचे वाली परत वाला पदार्थ है उसको पहले बार निकाल दीजिए और फिर ऊपर वाली परत का पदार्थ है वो दूसरी बार अलग किया जा सकता है। तो इसलिए तरीके से हम कार्बनिक परत और जल परत को पृथक पृथक करते हैं। तो पृथककारी कीप से पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जाता है। जैसे जल में तेल घुला हुआ है तो हटाना का हो तो इस कीप का उपयोग करते हैं, जल से पेट्रोल हटाना हो या जल से बेंजीन हटाना हो तब हम पृथककारी कीप का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम मिश्रण के अंदर जो विभिन्न अवयव हैं उनको अलग अलग करना हो या किसी भी पदार्थ का शुद्धिकरण करना हो तो इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए हम टोटल 11 विधियों का उपयोग करते हैं। और इनमें आपको एग्जाम्पल कौन सी विधि का कौन सा एग्जाम्पल है एक टेबल बना करके उसमें लिख के रखें और इसी तरीके के डायरेक्ट प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि कौन सी विधि से किस प्रक्रिया में या किस मिश्रण को या किस पदार्थ को पृथक और शुद्ध किया जाता